Hello students, I am back again with my third video, and in this video we are going to continue with chapter 1, set theory or sets. Now whatever I have taught, I hope you have revised that part and done the questions from NCERT. Now अभी हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, चलो आओ देखते हैं. So let's begin with the today's lesson. So let's see. The first thing which I am going to teach is about subset and proper subset. The second thing will be intervals as subsets of R. Third will be power set, and fourth will be universal set. All these four types of sets we are going to discuss in this video. तो चलो अब शुरू करते हैं कि subset और proper subset होता क्या है. So let's begin with today's video. यहाँ पर अब I have written a definition here. चलो देखते हैं इसकी definition क्या है. So let us see the definition at first. Let set A and B be two non-empty sets. अब non-empty का मतलब मैंने समझाया था, ऐसे sets जिसमें कोई element हो और वो empty set यानी खाली ना हो, उसमें कोई elements ना हो, ऐसे कोई sets हमको नहीं लेने हैं. So we'll consider let set A and B be two non-empty sets. Then if all elements of set A are contained in set B, then A is a subset of set B. अब इसका क्या मतलब होता है, चलो आज समझते हैं. So let us consider some examples here. तो मैंने यहाँ पर कुछ example आपको दे रखे हैं, तो example के through समझना ज़्यादा easy होता है. So let us understand the definition by these examples. So I'll begin with the first example. Now all of you must have seen here. The first example says, यहाँ पे आपको दिख रहा है that if A is 1 2 3 and B is 1 2 3 4 5. यहाँ पर क्या देखा आपने, A is 1 2 3 मतलब this is a non-empty set having 3 elements and this set B is having 5 elements in it. Okay, so हमने कहा है कि all elements of set A are contained in set B. मतलब यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और B में है 1 2 3 4 5. मतलब 1 2 3 एलिमेंट्स B में भी हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि जब सारे एलिमेंट्स सेट A के B में होते हैं तो हम कह सकते हैं A is a subset of B. Okay, so the notations used for this will be, हम इसमें किस तरह का नोटेशन यूज करेंगे, चलो देखते हैं. यहाँ पर A के सारे एलिमेंट्स B में हैं तो हम कहेंगे A is a subset of B. So please remember, ये नोटेशन जो होता है ये सबसेट का नोटेशन होता है. थोड़ा सा ये C नहीं है, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. ये थोड़ा सा इस तरह से आप लिखेंगे. So this notation indicates that A is a subset of B. Or in general we can say that B is a superset of A. Okay? So हम किस तरह से लिखेंगे, B is a superset of A. मतलब यहाँ पर हम इसको इस तरह से बता सकते हैं that B is a superset of A. अब समझने वाली बात फिर से यही है कि जब सारे एलिमेंट्स A के तो ऑब्वियसली B क्या कर रहा है, सुपरसीड कर रहा है. अब B में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं पर A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए. सो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 है, यहाँ पर 4 5 है, डजंट मैटर, इट माइट हैव मोर एलिमेंट्स इन इट. सो वी कैन से A इज अ सबसेट ऑफ B. तो B यहाँ पर सुपरसीड कर रहा है इसलिए हम उसको कहेंगे B इज अ सुपरसेट ऑफ A. नाउ दिस शोज सुपरसेट. इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सुपरसेट, और इस वाले सिंबल को हम कहेंगे रिप्रेजेंट कर रहा है सबसेट को. सो A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सुपरसेट ऑफ A. अगेन टेक दिस एग्जाम्पल. नाउ सी, यहाँ पर हमने ले लिया A B C D और B के एलिमेंट्स हैं C D A B. नाउ व्हाट डू यू सी इन दिस, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं और B के सारे एलिमेंट्स A में हैं. मतलब हम कह सकते हैं इन दीज बोथ द सेट्स, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इन रोस्टर फॉर्म, जब रोस्टर फॉर्म में हम बात करते हैं किसी बेस के, ये भी रोस्टर फॉर्म है, ये भी रोस्टर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस एलिमेंट्स सेम होने चाहिए या एलिमेंट्स होने चाहिए. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं A B C D यहाँ पर भी है और A B C D यहाँ पर भी है. सो वी कैन से that in this case, I'm talking about example 2. So in this case we can say that A is a subset of B and B is a subset of A. दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हो सकते हैं because
दोनों यहाँ पर एलिमेंट्स इक्वल है. इन दिस केस वी कैन ऑल्सो से सिंस द एलिमेंट्स आर सेम वी कैन वेरी वेल से दैट A इक्वल्स टू B. In this case, since both the sets are equal, we can say A is a subset of B and B is a subset of A. Alright? और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, if both the elements are same and A equal to B, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, A is a subset of B. इसका क्या मतलब होता है? इस सिंबल का मतलब होता है कि A is a subset of B and B is a subset of A, so you can write like this also, कि ये दोनों सेट्स सबसेट्स हैं एक दूसरे के और इक्वल भी है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट आई हैव टेकन दीज टू एग्जाम्पल्स टू शो दैट हाउ द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट. आई रिपीट, if A and B are two non-empty sets, then if elements of A are in elements of set B, then we can say A is a subset of B or B is a superset of A. Likewise, here you can say both the elements are same. So we can also write that if A is a subset of B, then B can also be written as subset of A. इस example 1 में हम नहीं कह सकते B is a subset of A, इसको हम superset बोलेंगे. तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको represent कर सकते हैं. Okay, I hope I'm clear with this. Next in this will be what is proper subset. So let me tell you what is the meaning of proper subset. Proper subset. So this can also be understood by taking the example. So let me take one example for you. Let set A equals to have A, B, C and set B equals to A, C, D and B. Now what do you see in both these examples? That A के एलिमेंट्स है A, B, C और यहाँ पर भी A, B और C तो है, साथ में D भी है. तो हम वही एग्जाम्पल है, हम सेम हमने अभी जो डिस्कस किया है वही है. तो हम कह सकते हैं A के सारी एलिमेंट्स B में हैं, तो हम इसको कह सकते हैं A is a subset of B. So the definition of proper subset says that if all the elements of set A are in set B and if A is not equal to B, A is not equal to B, then we can say A is a proper subset of B. What we can say? That A is a proper subset of B. It is also known as proper subset. I hope I am clear with this. कि जब दोनों ये कंडीशन अप्लाई, ये कंडीशन मस्ट है. कोई भी एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं जिसमें A और B दोनों सेम हो सकते हैं, उस केस में वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा. बट व्हेन A इज नॉट इक्वल टू B, हम कहेंगे ये इसका प्रॉपर सबसेट है. Like, let me take one more example here. As we keep learning about the symbols equal to, not equal to, belongs to, does not belongs to, likewise in sets also we can have certain examples here. See, if I am taking one example to illustrate this, let's set A में हमने ले लिया 5, 6, 7 और set B हमने ले लिया A, B, C. अब आप क्या देख रहे हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स में? that we have set A as well as we have set B, but neither of the elements are matching in both the sets. मतलब B के भी A में मैच नहीं हो रहे हैं, A के भी B में मैच नहीं हो रहे हैं. In this case, we can very well say that A is not a subset of B. So you will be using this symbol again. Subset को cross कर देंगे तो हम कहेंगे neither A is a subset of B nor B is a subset of A. So there might be a possibility, ऐसे examples आप face कर सकते हैं जहाँ पर ये दोनों इस तरह से शो किए गए हो. I hope I am clear with the examples now that you must have understood कि हम subsets किसे कहेंगे और proper subset किसे कहेंगे. ठीक है. So अब चलते हैं थोड़ी बहुत वापस प्रीवियस नॉलेज लेने का जो हमने पिछले वाले वीडियोस में पढ़ा है और देखा है. So मैं थोड़ा सा आपको रिपीट और रिकॉल करूँगी. So इसको थोड़ा और हम जान लेते हैं. मैंने आपको कुछ सिंबल्स बताए थे लास्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, जैसे n. सो इफ n, ये n क्या डिनोट कर रहा था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सबको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. सो काउंटिंग नंबर्स हम क्यों बोलते हैं उनको? बिकॉज हम छोटे बच्चों को बोलते हैं बच्चे काउंट करो, तो वो काउंट करेगा 1 2 3 से, राइट? वो ऐसे नहीं काउंट करेगा कि -1 -2 या 0 1 2 3. सो बच्चों हमेशा बोलते हैं 1 2 3 4 5. सो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. एक तरह से आप इसको डिफाइन भी इस तरह से करना चाहिए और कर सकते हैं. सो अगर मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मुझे दिखाना है, सो नेचुरल नंबर्स का सेट मैं किस तरह से दिखाऊंगी?
नेचुरल नंबर्स का सेट हमने पढ़ा था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से, तो नेचुरल नंबर्स गोज टिल इन्फिनिटी और हम कहते हैं ये चलते जाते हैं, तो इसको हम नेचुरल नंबर्स को इस तरह से कर्ली ब्रेसेस में शो करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में वी कैन शो इट लाइक दिस। सिमिलरली हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स सबको पता है, वो भी हमने एग्जाम्पल लिया था। तो इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी की बजाय लिखने की हम इसको डॉट 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 बताएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक जाता है पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में भी इन्फिनिटी से शुरू। इन्फिनिटी इज नथिंग बट देयर इज नो नंबर, जो इन्फिनिटी हम एक वर्ड कोई नंबर नहीं होता। तो z जो इंटीजर है वो इस तरह से सेट फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सोल्यूशन इस तरह से हम लिखते हैं। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द रियल नंबर्स, नाउ चिल्ड्रन द क्वेश्चन कम्स कि रियल नंबर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके अब इनफैक्ट रियल नंबर्स से पहले मैं आपको एक रैशनल नंबर भी हम भूल गए। रैशनल नंबर्स को हम किस तरह से शो करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से शो कर सकते हैं। x इज सच दैट x equals to p upon q, ओके जहां पर p एंड q क्या होते हैं? ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। एंड द कंडीशन ऑल्सो अप्लाइज दैट द डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ रैशनल नंबर। Similarly, since you have studied in your 9th standard and 10th standard about irrational numbers, तो यहाँ पर we will be taking, in fact, we will be using the symbol t to represent irrational numbers. Okay, so irrational numbers कैसे शो करेंगे हम? इस सिंबल से शो करेंगे। जैसे रैशनल नंबर को q लेते हैं, इसी तरह irrational नंबर को t से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइन। नाउ व्हाट इज रियल नंबर? इनफैक्ट हम कहें कि जैसे मैंने नेचुरल नंबर को डिफाइन किया, इसी तरह रियल नंबर्स का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। सो रियल नंबर्स होते हैं ऑल, इफ समबडी आस्क यू व्हाट डिफाइन रियल नंबर्स, तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? all rational and irrational numbers are called as real numbers. All rationals and irrational numbers are called as real numbers. Now children, the thing is, हमने तो इनको इस तरह से सेट फॉर्म में दिखा दिया कि नेचुरल नंबर ऐसे शो होते हैं, z इंटीजर्स इस तरह से होते हैं, q रैशनल नंबर्स को भी शो कर सकते हैं आप। बट जहाँ तक रियल नंबर का सवाल है, यू ऑल नो दैट ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, सो वी कैन नॉट शो देम इन द सेट फॉर्म लाइक दिस, in a curly bracket like this. So for this and to understand the representation of real numbers as subsets, or in fact say we will be showing the real numbers in terms of intervals. जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था that we will be studying intervals as subsets of R. So here we will be studying intervals as subsets of R. मतलब real numbers को हम intervals form में show करेंगे. This is moreover more important here, right? So let us start the topic with intervals as subsets of R. Intervals as subsets of R. अब इसको कैसे पढ़ेंगे? उसके पहले एक बात और, जब हम सबसेट्स की ही बात कर रहे हैं तो हमने अभी पढ़ा है नेचुरल नंबर, rational numbers, सारे irrational numbers. So we can represent them in one more form which says that we can say it that natural number is a subset of whole number, right? We can say whole number starts from 0, 1, 2, 3, 4 and natural number starts from 1, 2, 3, 4. तो हम कह सकते हैं that natural number is a subset of whole number. So you can write like this, okay? And these are again a subset of, in fact we can say it like this, और हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि rational number is a subset of real number. Similarly, irrational number can be called as a subset of real numbers, right? So all these, since the elements are all rational numbers are included in real numbers, similarly all real irrational numbers are included in real numbers, तो हम कह सकते हैं ये इनके subsets हैं, ठीक है? Natural number इसका subset है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है?
Now let's study about intervals as subsets of R. So I begin with that let A and B belongs to real number. R stands for real numbers. So suppose हमने कोई दो नंबर मान लिए A और B जो real numbers को belong करते हैं, ठीक है. And here in this let us consider that A is less than B. Okay, so मैं आपको I am going to write 4 forms here which are very important here. So let me show it to you, and graphically also I am going to show the representation here. So I am writing this in the set builder form as x is such that you can take any value, x is greater than A and less than B. This is the first thing which you will notice. Secondly, in the set builder form you may represent it as x is greater than or equal to A and lesser than or equal to B. इनइक्वालिटीज़ को इस तरह से पढ़ा जाता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड इसको किस तरह से पढ़ते हैं हम. x is such that x is greater than or equal to A and less than B, and the fourth one is x is such that x is greater than A and less than or equal to B. Now you can see all the 4 forms I have written here. आप देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको. तो A और B, यहाँ पर x क्या है, A और B से बड़ा है. x is greater than A and lesser than B. As you can see it here, कि यहाँ पर हमने कैसे दिखाया, x A से बड़ा है पर B से छोटा है. मतलब A और B दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे हैं इसमें. यहाँ पर देखिए x greater than or equal to A and less than or equal to B means less than or equal to. Now this is greater than equal to, ये सिंबल इस तरह से रीड किया जाता है. तो x A से बड़ा है और उसके बराबर है, और B से छोटा है और उससे बराबर भी है. यहाँ पर इस केस में इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A एंड लेस देन B है, और यहाँ पर है A से बड़ा पर B और उससे छोटा और उसके बराबर है. तो ये चारों फॉर्म्स अलग अलग तरीके से हम रियल नंबर्स को इंटरवल्स के फॉर्म में शो करेंगे. और वो इंटरवल्स कैसे शो करेंगे, वो इंटरवल्स हम स्मॉल ब्रैकेट्स में शो करेंगे, और इन सब के नाम हैं. तो चलो देखते हैं क्या क्या नाम है इन सब के. यहाँ पर देखो, ये वाला केस जहाँ पर A और B दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, दोनों एक्सक्लूड हो रहे हैं, मतलब दोनों हम नहीं मानेंगे. ये इन दोनों के बीच के वैल्यूज हमें लेनी होगी. रियल नंबर्स है दोनों A और B, तो इसको हम बोलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ब्रैकेट्स में A, B के फॉर्म में, और इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल. व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट ओपन इंटरवल. ऑलराइट, इस वाले फॉर्म में जब A की वैल्यू इंक्लूड हो रही है, व्हेन A इज इंक्लूडेड, तो यू विल बी यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट, प्लीज रिमेंबर. और एक्सक्लूड होती है तब हम उसको ओपन ब्रैकेट से शो करते हैं. तो यहाँ पर हमने देखा A और B दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, यहाँ पर A भी है और B भी वैल्यू ले रहा है, तो इसको हम लेंगे, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में शो करेंगे. A एंड B, बोथ दीज आर टू बी शोन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और दिस इज नोन एज क्लोज्ड इंटरवल. क्या बोलेंगे इसको, क्लोज्ड इंटरवल. सिमिलरली दिस वन, एज अब समझ में आ गया होगा हम किस तरह से लिखेंगे इसको. यहाँ पर इक्वल टू है, मतलब इंक्लूड हो रही है वैल्यू, तो स्क्वायर ब्रैकेट, एक्सक्लूड हो रही है तो ओपन इंटरवल. ठीक है, इसको बोलेंगे ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट वन एंड, दोनों इसको हम कहेंगे. तो इसको हम कहेंगे सेमी ओपन इंटरवल. सेमी ओपन मतलब आधा खुला हुआ, यहाँ से खुला हुआ है, आधा यहाँ से क्लोज्ड है, सेमी ओपन. और इस केस में ये यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्लोज्ड है, तो इसको हम बोलेंगे सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड एट वन एंड. दोनों भाषा में बात करते हैं, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, एंड ओपन एट वन एंड और क्लोज्ड एट वन एंड. तो जब एंड की बात कर रहे हैं, दिस इज एंड, सो हम इसको बोल सकते हैं ओपन एट वन एंड, इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड एट वन एंड. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ दैट हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स. ये इंपॉर्टेंट है रियल नंबर्स को, क्योंकि हमने अभी बताया मैंने कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स किस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स में शो हो सकते हैं, बट रियल नंबर्स को जब शो करना होगा आपको, तो आप उसको इस तरह से इंटरवल फॉर्म में शो करेंगे. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज सी टू इट कि हम जब इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर पढ़ते हैं, तो ये अब आगे आपको इसी बारे में बात करनी है, और आपको जब भी आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको ये बहुत काम आने वाला है. और रियल नंबर्स की ही हम, रियल वैल्यूड फंक्शंस की ही बात करेंगे आगे जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब. तो प्लीज कीप दिस इन माइंड फॉर एवर. और इसका यूज हम चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज में भी करेंगे. सो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि किस चीज को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू शो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस. इनको हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरह से शो कर सकते हैं. ठीक है,
सो नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम किस तरह से शो करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे. So representing graphically. So this is graphical representation in one dimension. Graphical representation in one dimension. वन डायमेंशन का मतलब होता है ग्राफ, मतलब आप उसको रियल नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, टू शो इट ऑन अ रियल नंबर लाइन. ओके, सो चलो हम देखते हैं. सबसे पहले चारों में एक बार लिख देती हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए. मैंने लिखा है पहला ओपन इंटरवल, दूसरा लिखा है क्लोज्ड इंटरवल, थर्ड आई एम टेकिंग दिस इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड. इस तरह से हम इस चारों को शो करेंगे. अब कैसे शो करेंगे चलो देखते हैं. तो सबसे पहले हम एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. सो लेट मी ड्रॉ द लाइन फॉर यू. सबसे पहले मैं चारों का एक तरह से शो कर देती हूँ, फिर एक एक करके हम चारों चीज़ें समझेंगे. तो हमने यहाँ पे 4 लाइंस बना दी जो कि रियल नंबर को शो कर रही है. तो पहला वाला मैं इसको लेती हूँ, ये आपका एरो से शो कर दिया मैंने चारों ये. अब ए और बी एज आई सेड दे बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. ए और बी क्या है, दोनों कोई रियल नंबर्स हैं. यहाँ पर हम लिख देते हैं दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर देते हैं. सपोज ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, कोई नंबर है. तो जब ये दोनों ओपन इंटरवल में होंगे, मतलब ए और बी इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर एक एम्प्टी सर्कल बनाएंगे. ठीक है, और यहाँ पर भी एक एम्प्टी सर्कल बनाएंगे. एम्प्टी सर्कल व्हाट डज इट शोज, इट शोज दैट द 2 वैल्यूज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड. ओके, इसको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए. तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि दोनों वैल्यूज एक्सक्लूड हो रही है, इंक्लूड नहीं हो रही है. तो जितने रियल नंबर्स ए और बी के बीच में आएंगे वन डायमेंशन में, वी आर गोइंग टू शो इट लाइक दिस. ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वन, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल. तो क्लोज्ड इंटरवल में किस तरह से बताएंगे, यहाँ पर ले लिया ए, यहाँ पर ले लिया बी. तो जब दोनों वैल्यूज इंक्लूड होती है बच्चों, तो आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा डार्क कर देना है. ये जो सर्कल है, वी आर गोइंग टू डार्कन द सर्कल हियर लाइक दिस, and then we'll be joining them, showing it that these two are included. तो आप यहाँ चाहे तो इसके ऊपर थोड़ी डार्क लाइन भी बना सकते हैं रियल नंबर लाइन पर ऊपर बताएंगे तो इट इज़ मोर क्लियर दैट यू कैन शो इट अबव द लाइन, ताकि वो सॉल्यूशंस नज़र आएंगे. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं. तुरंत हम इसको ये वाला करते हैं, इस वाले को. अब आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि बाकी के 2 किस तरह से रिप्रेजेंट करना है. अब यहाँ पर ओपन है ए, तो यहाँ पर हम करेंगे एम्प्टी सर्कल. ये क्लोज्ड है बी, तो इस बी के ऊपर को पॉइंट को हम डार्क कर देंगे. सिमिलरली यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये क्लोज्ड है तो ए को डार्क कर दो, ये ओपन है तो इसको ओपन कर दो, और दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे. देखो यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर दिया मैंने. So I have joined these two. Now as you can see, this is actually representing the graphical representation of subsets. ये बहुत काम आएगा आपका चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज में, जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे. तो इसको आप समझिए कि रियल नंबर लाइन पर इन चारों इंटरवल्स को हम किस तरह से शो कर सकते हैं. चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं सबसेट्स की. जैसे हमने सबसेट्स अभी तक पढ़ा है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं. that as you know that we talk about the subsets of 2 non-empty sets A and B. तो इसी तरह जैसे हम कहते हैं तो A और B 2 सबसेट्स है. तो हमने सपोज एग्जांपल लिया था एक A 1 2 3 जहाँ पर एलिमेंट्स हैं. तो हम कह सकते हैं जब सबसेट्स बनाने होंगे तो बच्चों ध्यान रखना 2 चीज़ें, यहाँ पर 2 बातें ध्यान में रखना है कि हर एलिमेंट, अब जैसे मैं कह सकती हूँ कि 1 बिलोंग्स टू, इनफैक्ट 1 इज अ सबसेट ऑफ A. Similarly, I can also say 2 is a subset of set A. 3 is also a subset. मतलब तो हम सबसेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सबसेट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 एक सबसेट है सेट A का. Similarly, हम कह सकते हैं 2 is a subset of set A. Similarly, we can say 3 is a subset of set A. तीनों इसके सबसेट्स कह सकते हैं हम. In general, we can say that A is a subset of A. और every subset, every set
is a subset of itself. Every set is a subset of itself. This is all we can say by looking into the elements. तो subsets को हम हमेशा curly brackets में show करेंगे. Second thing what we can observe from this is that empty set contains no element. आपको पता है empty set, null set, void set हमने पढ़ा था. तो empty set contains no elements, मतलब empty set में कोई भी elements नहीं होते. तो हम एक चीज और इस बारे में कह सकते हैं, looking into all this we can come to the conclusion that phi is a subset of every set. Phi is a subset of every set. ठीक है, phi जो है is a subset of every set. So when you will be asked to write the subsets, for example, ये चीज आपको दोनों बहुत ध्यान रखनी है, ये वाली खासकर. तो मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ और आपको पूछूं से सपोज B इज हैविंग एलिमेंट्स A एंड B, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, तो आप सबसे पहले बताएंगे सिंस phi इज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो सबसे पहले आप लिखेंगे phi. इसको हम आपको पता है phi, और इसको हम लिख सकते हैं एम्प्टी ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं. तो phi A एंड B. ओके, सो इस तरह से हम लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, और A B खुद. ये चार एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट्स कहलाएंगे. ठीक है, सो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ. सो सबसेट्स बनाना सबको आ गया होगा किस तरह से हम बनाते हैं सबसेट्स. सो नेक्स्ट इन कंटिन्यूएशन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पावर सेट. नेक्स्ट विल बी पावर सेट. Now what this power set? अब ये जब हम पढ़ रहे हैं ये पावर सेट एसोसिएटेड है सबसेट से ही. सो द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट क्या कहता है? पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, और इसको हम डिनोट करेंगे P ब्रैकेट A. अगर हम A कोई सेट ले रहे हैं तो इसको PA, PB एक्सेट्रा इस तरह से डिनोट करेंगे. सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू थ्रू एग्जाम्पल. तो सपोज A इज अ नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स A, B एंड C. देन देर इज अ फॉर्मूला ऑल्सो. आपको एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है पावर सेट में सबसेट्स फाइंड करने का. तो अगर आपको कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स दे रखे हो तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 2 raised to the power n. मतलब आपको पता करना है कि कितने इसके सबसेट्स बनेंगे. तो आप ध्यान रखेंगे पावर सेट में इतने सबसेट्स बनेंगे, दैट इज 2 to the power n, जहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेट. n डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब देखो जैसे एग्जांपल लिया हमने A इक्वल्स टू A B C, यहाँ पर कितने हो गए एलिमेंट्स हो गए 3. तो इसका मतलब कितने सबसेट्स इसके बनेंगे, 2 to the power 3. ना एज आई सेड पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. मतलब जितने सबसेट्स बनेंगे सबसे पहले आपको सबसेट्स बनाने हैं, उसके बाद उनको कर्ली ब्रैकेट में शो करना है ताकि वो एक सेट को फॉर्म ले ले. तो अगर मैं सबसेट्स कहूँ तो 3 है, मतलब 8 इसके सबसेट्स बनने चाहिए. तो 8 कैसे बनेंगे, चलो देखते हैं. सबसे पहले 5 से शुरू करिए, फिर लिखिए A, B, C, फिर हम पेयरिंग करेंगे इनकी A, B, फिर हो जाएगी आपका B, C एंड देन A, C. कितने होगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7, और आपका लास्ट होगा A, B, C खुद. ठीक है. सो जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में. ये पूरा एक खुद कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे PA, दैट इज पावर सेट ऑफ A. पावर सेट रिप्रेजेंट होता है PA से. तो जब भी PA पूछा जाएगा तो समझ लो आपको पावर सेट निकालना है, और ये आपको पता करना है कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो 2 to the power n का फॉर्मूला यूज कर लीजिए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 2 to the power A. जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे सपोज हमने ले लिया B में है एलिमेंट्स 1, ये सिंगलटन सेट हुआ, तो इसके पावर सेट्स में कितने बनेंगे, 2 to the power 1 मतलब 2. जैसे 2 कितने बनेंगे, तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, सबसेट्स बना लीजिए. एक 5 खुद हो जाएगा और एक 1. तो ये 2 बन गए. इन सब का जब आपने इसको सेट में ले लिया तो ये बन गया पावर सेट ऑफ B. आई होप आई एम क्लियर इन दिस कि किस तरह से ये एलिमेंट इसको
बिलोंग करता है और ये इस तरह से आपको शो करना है, तो ये पावर सेट शो करेगा, ठीक है। तो पावर सेट में 2 एलिमेंट्स आ गए इस तरह से, राइट। सो नेक्स्ट विल बी यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट विल बी यूनिवर्सल सेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो सबका सारे सेट्स किसी एक बड़े सेट में डिनोट करते हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। सपोज मैंने एक तरह से एग्जांपल ले लूँ, यूनिवर्सल सेट का नोटेशन आप लेंगे कैपिटल यू से, कैपिटल यू शो करेगा यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा एक सेट है आपके पास, तो यूनिवर्सल सेट हम इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक यूनिवर्सल सेट है, और ए बी सी डी एक्सेट्रा सारे जो सेट्स सबसेट्स होते हैं या सेट्स होते हैं वो इसके अंडर आते हैं। सपोज मैंने सेट ए ले लिया, उस सेट को हम ले सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स आप जानते हैं, सेट बी ले लिया, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो वो रियल नंबर्स में आते हैं कि नहीं। तो ऐसे सारे डिफरेंट सेट्स ए बी सी डी, ओके, सारे नंबर्स को जब हम कॉमनली लिखेंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, वो सारे एक रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर क्या हो गया? इट्स अ बिग होम ऑफ सर्टन set of all numbers, so we can say that these are all the sets। so इन सब सारे numbers का एक घर जो होता है वो रियल नंबर इस तरह से आता है, तो हम उसको सेट को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल यू से, राइट। सो जैसे आप इसको रियल लाइफ एप्लीकेशन की कुछ एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो आप कह सकते हैं कि आपकी क्लास है, सपोज आप किस क्लास, आपकी क्लास 11th है, आप सपोज आपका सेक्शन है ए, आपके सेक्शन 11th में सपोज आपके 3 सेक्शंस है, 11th ए, 11th बी एंड 11th सी। तो ये सारे जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे तीनों मिला के आपके स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। स्कूल में जितने बच्चे हैं, तो सपोज स्कूल में आपके 3000 स्टूडेंट्स हैं, ओके, और आपकी क्लास में 30 है, बी में है 35 और बी सी में है 40 स्टूडेंट्स। तो जब ये सारे इंडिविजुअल ये क्या कर रहे हैं, तीनों ए बी सी सेट्स को डिनोट कर रहे हैं, इन सबको मिला के आपके पूरे एंटायर स्कूल में 3000 है, मतलब आप सारे इन बच्चों का, इन 3000 स्ट्रेंथ का पार्ट हैं। सो सब स्कूल में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे, और आपकी इंडिविजुअल सेक्शंस में जो बच्चे हैं, हर क्लास वाइज जितने बच्चे हैं वो इनके अलग अलग सेट्स हो जाएंगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बाय दिस एग्जाम्पल। सो आई एम गोइंग टू टेल यू more about this, so we are going to discuss few more examples and few illustrations. We'll talk about it, the importance of this. In my next video I'm going to talk more about the examples and some important part representing the sets and their examples हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।